नमस्कार। आज हम कोशिका के अंदर झांक रहे हैं, एक बहुत ही बुनियादी पर कमाल की प्रक्रिया को समझने के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है। हमारे पास एक बढ़िया सा दस्तावेज भी है जिसमें पूरी प्रक्रिया, एंजाइम्स, सब चित्रों के साथ समझाया गया है। तो कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य पॉइंट्स पकड़ सकें। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि डीएनए रेप्लिकेशन आखिर क्यों चाहिए। ये अहम है जीवन की निरंतरता के लिए। इसी से ये पक्का होता है कि जब सेल डिवाइड होता है तो जेनेटिक जानकारी वो एकदम सही सही अगली सेल तक पहुंचे। हाँ, मतलब ब्लूप्रिंट की एकदम सटीक कॉपी बनना। तो ये सब शुरू कहां से होता है। दस्तावेज में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात है। जी हाँ, डीएनए इतना लंबा अणु है, उसमें कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहीं से वो डबल हेलिक्स, वो जो घुमावदार सीढ़ी जैसी बनावट है, वो खुलना शुरू होती है। खुलना मतलब जैसे कोई जिप खोल रहे हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझिए। और इस जिप को खोलने का काम करता है एक खास एंजाइम, हेलिकेज। ये दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करता जाता है और एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अच्छा। और जैसे ही स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, उन पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आकर चिपक जाते हैं। ये जरूरी है ताकि वो खुले हुए स्ट्रैंड्स वापस से जुड़ ना जाएं, उन्हें पकड़ कर रखते हैं। लेकिन जैसे रस्सी को तेजी से खोलें तो उसमें तनाव आ जाता है, गांठें पड़ने लगती हैं। क्या डीएनए के साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल सही सवाल। जब हेलिक्स खुलता है तो आगे के हिस्से में जबरदस्त तनाव, सुपर कॉइलिंग हो जाती है, और अगर ये तनाव कम ना हो तो रेप्लिकेशन रुक जाएगा। यहीं पर काम आते हैं टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज ये क्या करते हैं? कर खुलने देते हैं, तनाव रिलीज करते हैं और फिर वापस जोड़ देते हैं। कमाल की बात यह है, जैसा दस्तावेज में भी है, कि कई दवाएं जैसे कुछ कैंसर की और एंटीबायोटिक्स इन्हीं टोपोआइसोमेरेज को रोककर अपना काम करती हैं। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, तो डीएनए खुल गया, तनाव भी मैनेज हो गया, अब बारी आती है कॉपी बनाने की। वो कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज, है ना? एग्जैक्टली। मेन खिलाड़ी यही है, डीएनए पॉलीमरेज। ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से जोड़ता जाता है और नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। पर इसमें एक पेंच है। डीएनए पॉलीमरेज अपने आप काम शुरू नहीं कर सकता, उसे एक छोटा सा स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब उसे एक बने बनाए छोटे से टुकड़े की जरूरत होती है जिस पर वो पहला न्यूक्लियोटाइड जोड़ सके। ये छोटा टुकड़ा आरएनए का बना होता है और इसे प्राइमर कहते हैं। और इस प्राइमर को बनाने का काम करता है एक और एंजाइम, प्राइमेज। अच्छा, तो पहले प्राइमेज आकर आरएनए प्राइमर लगाता है, फिर पॉलीमरेज उस पर डीएनए बनाना शुरू करता है। हाँ, और मुख्य रूप से ये काम डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही जोड़ सकता है। अब रेप्लिकेशन फॉर्क पर सोचिए। एक स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड की दिशा ऐसी होती है कि पॉलीमरेज उस पर लगातार बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, एक स्ट्रैंड तो सीधा सीधा बन गया, लेकिन दूसरे का क्या? डीएनए के स्ट्रैंड्स तो उल्टी दिशा, एंटी पैरेलल होते हैं। बिल्कुल, यहीं पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। जो दूसरा स्ट्रैंड है, जिसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, उसकी दिशा उल्टी होती है। तो पॉलीमरेज उस पर लगातार आगे नहीं बढ़ सकता, उसे बार बार रुकना पड़ता है। रुकना पड़ता है? कैसे? वो थोड़ा सा डीएनए बनाता है 5 से 3 की दिशा में, फिर पीछे हटता है, फिर प्राइमेज एक नया प्राइमर लगाता है और फिर पॉलीमरेज उस प्राइमर से आगे थोड़ा और डीएनए बनाता है। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। इन टुकड़ों को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, समझ गया। तो मतलब लैगिंग स्ट्रैंड पर बहुत सारे आरएनए प्राइमर और डीएनए के टुकड़े होते होंगे। हाँ बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि इन आरएनए प्राइमरों का क्या होगा और ये टुकड़े जुड़ेंगे कैसे? हाँ, वही मैं सोच रहा था। तो यहाँ 2 और एंजाइम आते हैं। पहले डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है। इसका काम है आरएनए प्राइमर को हटाना और उसकी जगह सही डीएनए न्यूक्लियोटाइड लगाना। अच्छा, तो आरएनए हट गया, डीएनए लग गया, लेकिन टुकड़े तो अभी भी अलग अलग हैं। सही। अब आता है फाइनल टच देने वाला एंजाइम, डीएनए लाइगेज। इसे आप मॉलिक्यूलर ग्लू या फेविकॉल समझ सकती हैं। ये डीएनए के टुकड़ों के बीच जो गैप होता है, वहां फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर उन्हें एक कंटिन्यूअस अनब्रोकन स्ट्रैंड में जोड़ देता है। कमाल है।
मतलब कितने सारे एंजाइम मिलकर ये काम कर रहे हैं? हेलिकेज, प्राइमेज, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 3, लाइगेज, टोपोआइसोमरेज। जी हाँ, ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड डांस की तरह है। सब अपना अपना काम बिल्कुल सही समय पर करते हैं। अच्छा, एक और एंजाइम का जिक्र है दस्तावेज में, टेलोमरेज। जी ये क्या है? इसका क्या रोल है? हाँ, टेलोमरेज भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे हमारी कोशिकाएं। देखिए, गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स के जो एकदम सिरे होते हैं, उन्हें टेलोमियर कहते हैं। हर बार जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो लैगिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल सिरे पर थोड़ी सी जगह खाली रह जाती है, जिसे पॉलीमरेज भर नहीं पाता। इससे टेलोमियर हर रेप्लिकेशन के बाद थोड़े छोटे होते जाते हैं। तो इससे तो दिक्कत हो सकती है अगर वो छोटे होते गए तो? हाँ, अगर वो बहुत छोटे हो जाएं तो जरूरी जीन नष्ट हो सकते हैं और कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर सकती हैं। ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से भी जुड़ा है। यहीं पर टेलोमरेज एंजाइम आता है। इसमें अपना खुद का आरएनए टेम्पलेट होता है और ये टेलोमियर्स के सिरों पर एक खास डीएनए सीक्वेंस, जैसे इंसानों में TTACCC, बार बार जोड़ता रहता है। इससे टेलोमियर की लंबाई बनी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर हमारी वयस्क कोशिकाओं में टेलोमरेज एक्टिव नहीं होता, लेकिन ये स्टेम सेल्स और कैंसर सेल्स में अक्सर फिर से एक्टिव हो जाता है। कैंसर सेल्स में तो ये उन्हें लगातार डिवाइड करने में मदद करता होगा। बिल्कुल, ये उन्हें एक तरह से अमर बना देता है, जिससे वो बिना रुके विभाजित होती रहती हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, डीएनए रेप्लिकेशन एक बेहद सटीक और मनोरंज प्रक्रिया है। बहुत सारे एंजाइम मिलकर काम करते हैं ताकि हमारी जेनेटिक जानकारी की एकदम सही कॉपी बन सके। हाँ, ये अद्भुत रूप से सटीक है। इसमें प्रूफ रीडिंग और रिपेयर के मैकेनिज्म भी होते हैं जो गलतियों को ठीक करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार गलतियां रह जाती हैं, जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात निकलती है। ये जो कभी कभार होने वाली गलतियां हैं, ये लंबे समय में प्रजातियों के विकास को कैसे प्रभावित करती हैं और कैसे ये व्यक्तियों में बीमारियों की वजह बन सकती हैं। ये अपने आप में एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।